हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर आर के खत्री और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं आज के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स क्या होता है। उसके बाद जानेंगे रिलेशंस किसको कहते हैं, डोमेन, रेंज और को डोमेन के बारे में इसके बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस के ग्राफ्स और डोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम डोमेन रेंज पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। रिलेशन इन सेट्स के बीच में कनेक्शन होता है, यानी कि कैसे दो सेट्स अलग अलग आपस में रिलेटेड है, ये हम रिलेशन से बताते हैं। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है जो एक रूल बेस्ड होता है। जैसे कि तेंदुलकर फैमिली है, आपस में इनके अलग अलग रिलेशंस हैं। चलिए अब जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, एक्स और वाई की फॉर्म में इनके ऑर्डर्ड पेयर्स हो, इनके सेट को ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जिसमें एक्स जो होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है और वाई जो होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स वाई का पेयर है, एक्स एलिमेंट है ए का, वाई एलिमेंट है बी का। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 3 4 दिया हुआ है। अब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए एंड टू बी, वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। यानी 1 को 3 से पेयर करेंगे, 1 को 4 से पेयर करेंगे, उसके बाद 2 को 3 से पेयर करेंगे, 2 4 से पेयर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर एरो डायग्राम में भी देख सकते हैं। एक सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, दूसरा सेट बी है जिसमें 3 4 एलिमेंट है। उनका 3 से भी रिलेशन है, 1 का 4 से भी रिलेशन है, 2 का 3 से भी रिलेशन है, 2 का 4 से भी रिलेशन है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर हम 1 2 को प्लॉट कर देते हैं 2 लाइन से, और वाई को हम 3 4 से बता देते हैं यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला पॉइंट 1 3 को डिनोट कर रहा है, दूसरा पॉइंट 1 4 को डिनोट कर रहा है, तीसरा जो पॉइंट है इनका 2 3 को डिनोट कर रहा है, चौथा 2 4 को डिनोट कर रहा है। ये चारों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और यही कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स होते हैं। चलिए जानते हैं एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4। तो ए क्रॉस ए, यानी कि ए का ए के साथ भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, जो कि 1 का 1 से ही होगा, 1 का 2 से होगा, 2 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा। इस तरीके से इसमें भी 4 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेंगे। ए का बी के साथ हो सकता है 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से। बी का ए से भी हो सकता है, जैसे बी के एलिमेंट्स को यहाँ पर पहले रखेंगे और ए के एलिमेंट्स को बाद में रखेंगे। यानी 3 का 1 से, 3 का 2 से, उसके बाद 4 का 1 से, 4 का 2 से। ए का ट्रिपलेट भी हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 1 1 का 1 से, 1 1 का 2 से, 1 2 का 1 से, 1 2 का 2 से, 2 1 का 1 से, 2 1 का 2 से, 2 2 का 1 से, 2 2 का 2 से। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं तीनों अलग अलग सेट्स। अब हम जानते हैं कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ ए और बी इज नल सेट, यानी ए और बी में से कोई एक नल सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इफ ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, यानी ए या बी में से कोई इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। चौथी प्रॉपर्टी है अगर ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स होंगे। अब देखते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर x1 y1 इक्वल टू x2 y2 हो तो x1 इक्वल टू x2 होगा और y1 इक्वल टू y2 होगा। चलिए एक क्वेश्चन भी लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2 y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू माइनस 3 है। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पर। क्वेश्चन है इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी। अब यहाँ पर देखिए पहले पहले जो एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए और बी ए के एलिमेंट्स हैं, एक्स और वाई बी के एलिमेंट्स हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं।
लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी इक्वल टू 5 6 एंड डी इक्वल टू 5 6 7 8। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होता है। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी और सी में क्या कॉमन है? बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सी के एलिमेंट है 5 6। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि ए को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह राइट हैंड साइड में हम देखेंगे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को कहा गया है। वो होता है 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 3 2 4। इसी तरह ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को कहा गया है 1 5 1 6 2 5 2 6। तो इस तरीके से इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, इसलिए 5 होगा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई है, तो ये प्रूव होता है कि दोनों इक्वल होते हैं। चलिए अब जानते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन टू सेट्स। यानी दो सेट दिए हुए हों तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके ऑर्डर्ड पेयर्स से हम इसको दिखाते हैं। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी जो भी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका एक सबसेट ही होता है रिलेशन भी। सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी कि जो एक्स एलिमेंट होता है वो ए का होता है, वाई एलिमेंट बी का होता है, और एक्स वाई के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको हम सबसेट से डिराइव करते हैं। अब यहाँ पर एक्स और वाई जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड होते हैं। कंडीशन हमेशा दी हुई होती है, आर सबसेट होता है या इक्वल होता है ए क्रॉस बी के। चलिए जानते हैं कैसे डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप को। इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, देन एक्स आर वाई से हम इसको डिनोट करते हैं, जो कि एक्स और वाई का एक पेयर होगा, जो कि एलिमेंट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। और जो कंडीशन दी होगी रिलेशन की वो होगी y इक्वल टू एक्स प्लस टू, या कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हमें y इक्वल टू एक्स प्लस टू मान लीजिए दी हुई है, और a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 3 4 दिया हुआ है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो होगा 1 3 और 2 4, क्योंकि इसमें जो y आ रहा है वो x में 2 ऐड करने से आ रहा है। तो 3 1 में 2 ऐड करने से आया है, 4 2 में 2 ऐड करने से आया है। इस तरीके से रिलेशन के दो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 1 3 और 2 4। चलिए जानते हैं रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो ही तरीके होते हैं, एक होता है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। और दूसरा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो एरो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एरो डायग्राम है। चलिए जानते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ए के एलिमेंट्स m है और बी के एलिमेंट्स n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n a क्रॉस b यानी कि mn। टोटल रिलेशन जो होंगे वो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b होंगे, यानी a क्रॉस b के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं इसके पावर सेट वो होंगे 2 की पावर mn। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं a इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है, b इक्वल टू 3 4 दिया हुआ है, m2 है और n2 है। तो इस तरीके से mn आएगा 2 इंटू 2 4। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस पर। ए इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू 1 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए सेट में 3 ही एलिमेंट हैं, यानी m इक्वल टू 3 है, बी में 2 ही एलिमेंट है यानी n इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी होंगे वो होंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6 64। रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं चलिए हम जानते हैं। यानी जो भी हमारे रिलेशन के ऑर्डर सेट निकलेंगे उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो सारा डोमेन का पार्ट होगा, और रेंज सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे, और जो कोडोमेन होगा वो पूरा का पूरा सेट भी होगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है और बी इक्वल टू 4 5 6, और रिलेशन में हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं 1 4 1 5 2 4 2 5। तो हम देख सकते हैं इसके चारों ऑर्डर्ड सेट के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो 1 और 2 ही है। यहाँ पर जो 1 और 2 होंगे वो डोमेन होगा, और सेकंड एलिमेंट्स 4 5 ही है तो रेंज 4 5 होगी। को डोमेन में हम बी के सेट के सारे एलिमेंट्स को ले लेंगे 4 5 6। तो ए के सारे एलिमेंट्स जो मैप करते हैं बी को उनको प्री इमेजेस बोलते हैं, और जो मैप हो रहे हैं बी सेट में उनको इमेजेस बोलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें डोमेन, को डोमेन और रेंज बतानी है। ए सेट दिया हुआ है, ए क्रॉस ए का इसमें रिलेशन है और वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को करेक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। 3x इक्वल टू वाई
यानी कि हम 3x इक्वल टू वाई में अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 3 आएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y 6 आएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y 9 आएगा, और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y 12 आएगा। इस तरीके से अगर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन 15 a का एक एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम x इक्वल टू 5 को इग्नोर कर देंगे और 1 to 4 जितनी भी वैल्यूज़ है उनके पेयर्स बना लेंगे y के साथ। यहाँ पर पेयर्स बन जाएंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12। इस तरीके से जो डोमेन होगा इन चारों के फर्स्ट एलिमेंट्स का एक सेट होगा। यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 डोमेन है, और जो को डोमेन होगा वो बी के सारे ही एलिमेंट्स का एक सेट होगा। क्योंकि यहाँ पर सेट है और सेट भी दोनों ए ही है, तो इसलिए सारे एलिमेंट्स को हम को डोमेन मानेंगे। और जो रेंज होगी वो सेकेंड एलिमेंट्स होगी, यानी 3 6 9 और 12 यहाँ पर रेंज होगी। चलिए जानते हैं फंक्शन क्या होता है। अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन बी। ए और बी के अगर एलिमेंट्स दिए हों तो ए के हर एलिमेंट की इमेज बी में होगी, और ए की सिंगल इमेज होगी, एग्जैक्टली ए की इमेज होगी, दो नहीं हो सकती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 है, तो ए के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस बी में है और सबकी एक एक ही इमेज है, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा। जो ए के एलिमेंट्स होंगे उनको प्री इमेज या डोमेन भी बोल सकते हैं हम, और बी के जो मैप्ड एलिमेंट्स हैं उनको हम इमेज बोलते हैं, और सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एफ कोलन ए, फिर एरो आता है बी, यानी कि यहाँ पर ए जो है वो डोमेन माना जाएगा और बी जो है वो कोडोमेन माना जाता है। यहाँ पर फंक्शन क्या नहीं है, चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए दो सेट दिए हुए हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ए का एक एलिमेंट 1 जो है 3 और 4 दो एलिमेंट्स को मैप कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। और दूसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि और भी दो सेट हैं, 1 3 को मैप कर रहा है, 2 4 को मैप कर रहा है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं 6 किसी को भी मैप नहीं कर रहा है, जो कि ए का एलिमेंट है। और फंक्शन की कंडीशन होती है ए के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एक एलिमेंट को तो मैप करने होने चाहिए। इस तरीके से ये भी फंक्शन नहीं है। चलिए हम जानते हैं कि फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए को एरो से बी से दिखाया गया है। ए यहाँ डोमेन है, बी रेंज है। इसका फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई, जिसमें एक्स की वैल्यू हम इनपुट खुद देते हैं, रेंडमली देते हैं, और फंक्शन में एक्स से ही वाई की वैल्यू निकलती है, आउटपुट वैल्यू कहलाती है। एक्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पर इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, और वाई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड होती है, जो एक्स के अकॉर्डिंग ही आती है। तो यहाँ चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है जेड से जेड की तरफ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन। तो हमें पता करना है एफ जीरो एफ वन और एफ टू क्या होगा। तो एफ जीरो के लिए हमें एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो एफ जीरो आ जाएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ गई है। अगर एक्स की वैल्यू वन रख देंगे तो हमारा एफ वन आ जाएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं एफ वन जीरो आ चुका है। और एक्स की वैल्यू टू रख देंगे तो यहाँ पर हमारा एफ टू आ जाएगा, जो कि टू है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। ए के एलिमेंट्स हैं 9 16 25 और बी के एलिमेंट्स हैं 3 2 4 5। और एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, यानी y की जो भी वैल्यू होगी x का रूट करने पर आएगी। तो हमें यहाँ पर बताना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा फंक्शन का। इसका हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। 9 का जो रूट होता है वो 3 होता है, 16 का जो रूट होता है 4 होता है, 25 का जो रूट होता है 5 होता है। यहाँ पर डोमेन जो होंगे वो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होंगे। सेट ए के एलिमेंट्स है 9 16 और 25। और जो यहाँ पर कोड डोमेन होगा वो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट भी होगा, यानी कि 2 3 4 5 कोड डोमेन कहलाएंगे। और जो रेंज होंगे वो ओनली कवर्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट भी होंगे, यानी जो रूट एक्स से आए हैं वही सारे एलिमेंट्स सिर्फ रेंज में होंगे, वो होंगे 3 4 5। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, और एक फंक्शन भी दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हम इसको एरो डायग्राम शो कर लेते हैं। जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ए सेट की वैल्यूज़ है, और जो वाई की वैल्यू है वो बी सेट की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई हम लिख दिया है। अब यहाँ सारी वैल्यूज़ हम ऑर्डर्ड पेयर्स की सेट कर लेंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं F1 इक्वल टू 1 है, जैसा कि पहला ऑर्डर सेट हमारा बोल रहा है। तो एक्स प्लस बी में हम एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे। इस तरीके से F2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक्स प्लस बी में हम वैल्यू एक्स की 2 रख देंगे। अब एक्स की वैल्यू 0 रखने पर भी हमारा आ जाएगा सेट, जो होगा A0 प्लस बी। इस तरीके से फोर्थ भी आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू 1 रहा है और b इक्वल टू -1 आ रहा है। इसलिए b की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख देंगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि 2 है। इस तरीके से a और b दोनों की वैल्यू में आ चुकी है। चलिए जानते हैं फंक्शन के डोमेन और रेंज कैसे निकालें हैं। डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज टू अ फंक्शन होता है। यानी मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो हमें x की वैल्यू इनपुट करनी होती है, वो हम रेंडमली कुछ भी कर सकते हैं। और जो रेंज होती है वो x की वैल्यू से ही निकल के आउटपुट वैल्यूज आती है। यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू इनपुट वैल्यूज डोमेन। यानी जो भी हमारा डोमेन आता है वैल्यूज, उससे हम आउटपुट वैल्यूज निकालते हैं, जो कि रेंज कहलाता है। यहाँ पर दो रूल्स हमें डोमेन और रेंज में याद रखने जरूरी हैं। एक तो वी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रूल है वी कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन लेते हैं इस पे। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर चार तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन दिखाए हुए हैं। पहला एक्स प्लस वाई, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तीसरा है एक्स क्यूब वाला और चौथा है एक्स से 1 पावर वाला। यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी डोमेन और रेंज होंगे दोनों आर ही होंगे, जिसको हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइंड डोमेन रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड मॉडुलस x माइनस 1। तो इन दोनों के हमें डोमेन और रेंज पता करने हैं। चलिए हम सबसे पहला लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 में हम देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका डोमेन वैल्यू जो होगी रियल वैल्यूज ही होगी, जो कि हम कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डोमेन आर होगा। रेंज के लिए हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखना होगा और इस तरीके से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 अंडर रूट में। अब अंडर रूट में y माइनस 2 है, इसका मतलब होता है कि y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, इसका मतलब है कि ये 2 भी इसमें होगा और 2 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी। इसलिए रेंज होगी इसकी 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 2। तो इसलिए हमें इंटरवल में बड़े ब्रैकेट से हम दिखा सकते हैं इसको 2 को। चलिए दूसरा वाला लेते हैं मॉडुलस x माइनस 1। जैसा कि हम देख सकते हैं x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन आर ही होगा, रियल वैल्यू वाला सेट। और रेंज के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और दूसरी कुछ भी वैल्यू हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए इसकी रेंज होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि r की सारी पॉजिटिव वैल्यूज। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर रेशनल फंक्शन लेते हैं हम। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 7 का हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो चलिए इसमें दो रूल्स हम देखते हैं जो अप्लाई होंगे। पहला रूल वही है, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रूल है कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। यहाँ डिनोमिनेटर है एक्स माइनस 7। सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे। मान सकते हैं एक्स माइनस 7 जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डोमेन जो होगा वो आर में से 7 को हम हटा देंगे, बाकी सारी वैल्यूज डोमेन में आएगी। या इसको हम माइनस इन्फिनिटी से 7 तक होगा एक डोमेन, और दूसरा उसका यूनियन 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। इसमें 7 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट इसमें लगाया गया है। तो इन दोनों का यूनियन ही डोमेन होगा। रेंज के लिए हम देख सकते हैं कि x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू वाई है, की वैल्यू निकाल लेंगे 7y प्लस 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 1। यहाँ हम देख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में y माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब है y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है जो रेंज है उसमें से 1 को माइनस कर लेंगे तो वही रेंज होगी। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और दोनों का यूनियन लगाया हुआ है। ये एक तरीका होता है r माइनस 1 एलिमेंट को अगर हम माइनस करें तो उसको लिखने का।
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रेडिकल फंक्शंस। रेडिकल फंक्शन आप जानते हैं, रूट में जितने भी फंक्शन होते हैं उनको रेडिकल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अंडर रूट एक्स माइनस नाइन और अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेते हैं अंडर रूट एक्स माइनस नाइन को। तो यहाँ हम दोनों रूल्स अप्लाई करेंगे। वी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, जीरो से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर डिवीजन का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सेकंड रूल यहाँ लगेगा, वी कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते हैं। तो चलिए हम डोमेन निकालते हैं अंडर रूट एक्स माइनस नाइन का। तो जैसा कि सेकंड रूल कह रहा है कि वी कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, तो यहाँ जो एक्स माइनस नाइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो डोमेन होगा वो आर और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन होगा, यानी जो डोमेन होगा उसमें नाइन भी होगा और नाइन से इन्फिनिटी तक होगा। अब हमें रेंज निकालनी हो, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम x इक्वल टू नाइन रख रहे हैं तो y की वैल्यू जीरो आ रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेंज जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसलिए रेंज होगी जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, जिसमें जीरो भी शामिल है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी कि रियल नंबर की पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम सेकंड रूल से जानते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकता, इसलिए नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि डोमेन जो होगा वो एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस थ्री के इक्वल होगा, यानी कि प्लस थ्री और माइनस थ्री के बीच में इसका डोमेन होगा। तो जिसको हम लिख सकते हैं माइनस थ्री से इंक्लूड करते हुए प्लस थ्री तक डोमेन जाएगा, और प्लस थ्री भी इंक्लूड होगा, क्योंकि माइनस थ्री रखने पे भी जीरो आ रहा है और प्लस थ्री रखने पे भी जीरो आ रहा है। और इससे बड़ा कोई भी नंबर हम रखेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो जाएगा, जो कि हमारा रूल है, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका डोमेन होगा माइनस थ्री से प्लस थ्री इंक्लूडिंग माइनस थ्री एंड प्लस थ्री, इसलिए दोनों की तरफ बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है। रेंज निकालने के लिए जब हम x की वैल्यू माइनस थ्री रख रहे हैं तो y की वैल्यू जीरो आ रही है, और x की वैल्यू जब जीरो रख रहे हैं तो y की वैल्यू थ्री आ रही है। x की वैल्यू थ्री रखने पर y जीरो आ रहा है, यानी y की वैल्यू जीरो और थ्री के बीच में घूम रही है, इसलिए जो रेंज होगी वो जीरो और थ्री के बीच की होगी, और दोनों जीरो और थ्री को इंक्लूड करते हुए, इसलिए दोनों की तरफ बड़ा ब्रैकेट है। चलिए जानते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा होता है कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, चौथा होता है रैशनल फंक्शन, पांचवा मॉड्यूलस फंक्शन, छठा सिग्नम फंक्शन होता है, और सातवां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ये तो बेसिक फंक्शंस है, इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन इस क्लास में हम ये सारे फंक्शंस ही देखेंगे। इनके ग्राफ कैसे होता है वो भी जानेंगे, वो कैसे प्लॉट करते हैं वो भी सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं कुछ फंक्शन जिनके ग्राफ्स और डोमेन रेंज सब हम बताएंगे यहाँ पर। तो पहला होता है आइडेंटिटी फंक्शन, y इक्वल टू एक्स हो तो फंक्शन कैसा बनता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, x की वैल्यू वन रखेंगे तो y की वैल्यू वन आएगी, x की वैल्यू टू रखेंगे तो y की वैल्यू टू आएगी। इसी तरह x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो y की वैल्यू भी माइनस वन आएगी, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। तो x की वैल्यू माइनस टू रखने पर y की वैल्यू माइनस टू आएगी। तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे इनको अगर हम कनेक्ट कर दें तो एक ये लाइन बनेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं x की इनपुट वैल्यू हम अपने मन से दे रहे हैं कुछ भी, तो इसलिए इसका डोमेन होगा r, यानी कि रियल वैल्यू का सेट, और रेंज भी सेम होगी क्योंकि y की वैल्यू भी सेम है, y इक्वल टू एक्स है, तो रेंज भी यहाँ पर r ही होगी। और जो हमें यहाँ पर ग्राफ मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन का है, जो ओरिजिन यानी कि जीरो जीरो से पास हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू जीरो रखने पर y की वैल्यू भी जीरो आ रही है। सेकंड फंक्शन लेते हैं हम यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन, यानी y इक्वल टू सी, यानी y इक्वल टू फाइव कुछ दे रखा हो, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, तो y इक्वल टू यहाँ पर थ्री दे रखा है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं एक लाइन बन रही है एक्स एक्स के पैरेलल, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो डोमेन हमारा r आ जाएगा, क्योंकि हम x की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, और जो रेंज होगी वो हमेशा c ही आ रहा है, यानी थ्री ही आ रहा है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर x से उसका कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस के, जैसा कि हम देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं
वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स से इसको दिखाया जाता है। एक्स की वैल्यू हम प्लस या माइनस कुछ भी रखेंगे तो हमें वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। इसको हम इस तरीके से भी जान सकते हैं, अगर एक्स बड़ा है या इक्वल है जीरो के तो वैल्यू एक्स ही होगी, अगर एक्स छोटा है जीरो से तो उसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू वन रखते हैं तो वाई की वैल्यू वन आती है, एक्स की वैल्यू टू रखते हैं तो वाई की वैल्यू टू आती है। अब यहाँ पर सिर्फ देखने वाली बात यह है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने पर मॉड्यूलस उसको प्लस बना देता है, इसलिए वाई की वैल्यू प्लस वन ही आएगी। एक्स की वैल्यू माइनस टू रखने पर भी वाई की वैल्यू प्लस टू ही आएगी, यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखने पर भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। तो वी शेप का हमारा एक यहाँ पर चार्ट बनेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं डोमेन तो खुद हम सप्लाई करते हैं इनपुट वैल्यूज, तो ये आर ही होगा। और रेंज जो है वाई एक्सिस वाली जो वैल्यूज है वो सारी यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रही है, तो इसलिए आर प्लस होगा, यानी रियल सेट का पॉजिटिव वैल्यूज। फंक्शन है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये एक पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, एक्स की वैल्यू वन रखने पर वाई की वैल्यू वन आ रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू टू रखने पर वाई की वैल्यू यहाँ पर फोर हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा उसका। इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ये ऊपर की तरफ जाएगा। और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर चाहे से नेगेटिव भी रख दें तब भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। एक्स की वैल्यू माइनस टू रखने पर भी वाई की वैल्यू फोर ही रहेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डोमेन तो यहाँ पर हम वैल्यू जो ले रहे हैं वो आर ही होगा, लेकिन रेंज हमेशा पॉजिटिव होगी जो वाई की वैल्यूज आ रही है, तो इसलिए इसको रेंज हमें आर प्लस मानेंगे, यानी आर की पॉजिटिव वैल्यूज। चलिए देखते हैं क्यूबिक फंक्शन, जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है अगेन, यानी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स फाइव हो, एक्स सेवन हो, कुछ भी हो, एक्स सिक्स हो, एक्स एट हो, यहाँ पर ग्राफ सेम बनेगा। तो यहाँ डोमेन वैल्यू हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो आर ही होगा डोमेन इसका, और रेंज भी जो हमें मिलेगी वो आर ही होगी। अब लेते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, यानी कि वाई इक्वल टू वन बाई एक्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जो कि डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर हम वन रखेंगे तो वाई की वैल्यू वन आ जाएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू टू रखने पर वाई की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोमेन जो होगा, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इसलिए जीरो को हम एक्सक्लूड कर देंगे आर में से। तो जो डोमेन में हमें मिलेगा वो होगा आर माइनस जीरो की वैल्यू। इसी तरह रेंज भी सेम होगी, रेंज में भी आर में से हम जीरो की वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि नीचे जीरो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल स्क्वायर्ड फंक्शन, यानी वन बाई एक्स स्क्वायर। ये भी सेम ही होता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगा वाई डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, वाई की वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, आप वैल्यूज एक्स की रखते जाइए और वाई की वैल्यूज मिलती जाएगी। इस तरीके से एक्स और वाई के जो भी पेयर्स होंगे उसके डॉट्स को आप यहाँ पर कनेक्ट करते जाइए तो ग्राफ बनता जाएगा। डोमेन हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका डोमेन है आर माइनस जीरो की वैल्यू। और जो रेंज होगा वो देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो रेंज यहाँ पर आर की पॉजिटिव वैल्यू यानी कि आर प्लस होगा। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम रखते जाएंगे तो उसका रूट होता जाएगा वही, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए डोमेन भी पॉजिटिव ही हम लेंगे, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती है, इसलिए डोमेन भी पॉजिटिव होगा और रेंज भी पॉजिटिव ही होगी, आर प्लस दोनों होंगे। नेक्स्ट है सिग्नम, ये होता है मॉडुलस एक्स को अगर हम एक्स से डिवाइड कर दें तो ये सिग्नम फंक्शन बन जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू तीन ही होगी, वन, जीरो और माइनस वन। वन कब होगी? जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं एक्स बाई एक्स ही है, तो फाइनली इनको कट करके वन हो जाना है। तो एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो नीचे भी पॉजिटिव होगा, ऊपर मॉडुलस तो पॉजिटिव बनाता ही है, तो वैल्यू वन आएगी। एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर ये जीरो ही हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू माइनस रखने पर जो ऊपर का मॉडुलस है वो तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन नीचे का जो एक्स है वो माइनस कर देगा, इसलिए एक्स की वैल्यू जीरो से नीचे या छोटी होने पर इसकी वैल्यू आएगी माइनस। इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा, y इक्वल टू वन वाला बनेगा ऊपर की तरफ, और y इक्वल टू माइनस वन वाला बनेगा नीचे की तरफ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डोमेन वैल्यूज हम सप्लाई करते हैं
इसलिए डोमेन आर ही होगा। और जो रेंज है उसकी ये तीनों वैल्यू होगी -1, 0 और 1। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये एक्चुअली रेंज में होता है, बड़े वाले ब्रैकेट में दिखाते हैं। डोमेन हमें वैल्यू लेनी है इसलिए आर होगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर वैल्यूज रखी गई है। 1-2 के इंटरवल पर जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, 2-3 के इंटरवल पर जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, 3-4 के इंटरवल पर जो वैल्यू आएगी वो 3 होगी। क्योंकि हम इंटरवल की जो मिनिमम वाली वैल्यू होती है इसमें उसको ही लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो रेंज होगा वो कोई ना कोई होल नंबर ही होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर इसकी रेंज होगी इंटीजर नंबर जेड। चलिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के। मान लीजिए 3.7 दिया हुआ है इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में लाई करती है, तो हमें मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट, अगर -3.7 का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो तो इसकी रेंज होगी -3 से -4। रेंज का जो मिनिमम पार्ट होगा वो -4 होगा, इसलिए आंसर इसका -4 होगा। चलिए जानते हैं रियल फंक्शंस का अलजेब्रा, यानी जितने भी हमें रियल फंक्शंस दे रखे हों, दो फंक्शन को हम ऐड करते हैं तो f+g(x) हो जाता है। दो फंक्शन को माइनस करते हैं तो f-g कहलाएगा। f(g) दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवीजन के लिए उसको डिवाइड कर देंगे। ये बड़ा सिंपल होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है R2R डिफाइंड है, f(x) दिया हुआ है पहला फंक्शन x+1, दूसरा gx दिया हुआ है 2x-3। तो हमें निकालना है f+g, f-g और f/g। दोनों फंक्शन को ऐड कर देंगे। x+1 में अगर 2x-3 को ऐड कर देंगे तो 3x-2 आ जाएगा। x+1 में से 2x-3 को माइनस कर देंगे तो -6-4 आ जाएगा। अगर हम x+1 को डिवाइड कर देंगे 2x-3 से, आगे कुछ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 3/2 नहीं होनी चाहिए। इतना ही ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए।